नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अन्नू शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम जो पढ़ रहे हैं यूनिट 10 के अंतर्गत आवारा मसीहा, जो कि विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरत चंद्र की जीवनी है। इसके पहले हम प्रथम भाग कर चुके हैं, उसमें हमने बहुत सी प्रमुख बिंदुओं पे बात कर ली है। उसे आप लोग देख लीजिएगा, ये हमारा दूसरा भाग है। उसके बाद आप लोग दूसरे भाग पर आइए। तो हम जान चुके थे कि आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1974। किसकी जीवनी है? शरत चंद्र की जीवनी है। शरत चंद्र कौन है? शरत चंद्र बंगला उपन्यासकार हैं। उपन्यासकार के रूप में विशेष रूप से इनको ख्याति प्राप्त है। और मैंने ये भी बात की है पहले वीडियो में, जो हमारा भाग 1 है उसमें, कि शरत चंद्र ने विशेष रूप से किसे आधार बनाया है? वो गांव के परिवेश को, गांव के लोगों को, गांव के लोगों के जीवन में जो संघर्ष होता है उसे आधार विशेष रूप से बनाते हैं शरत चंद्र अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में। इसके अलावा हम ये बात कर चुके हैं कि इनको विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितना वर्ष लगा था? 14 वर्ष लगा था। प्रमुख पात्रों की हम बात कर चुके हैं, जिनमें उनके पिता का नाम मोतीलाल, माता भुवन मोहिनी, नाना केदार नाथ और उनके प्रिय मामा सुरेंद्र नाथ, और साथ ही जो शरत चंद्र के सहपाठी और छोटे नाना के बेटे मणिंद्र। इन पर हम प्रमुख पात्रों पर बात कर चुके हैं। इसके साथ ही हमने ये भी बात की है कि ये 3 पर्वों में विभक्त है। ये ध्यान रखिएगा, विष्णु प्रभाकर ने यहाँ 3 पर्व नाम से उल्लेख किया है। 3 पर्व हैं। पहला पर्व है दिशाहारा, दूसरा है दिशा की खोज, तीसरा है दिशांत। दिशाहारा में क्या है? दिशाहारा में उनके बचपन की घटना है। जब हम पहला भाग कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि शरत चंद्र का जो बचपन रहा है बहुत सुखद नहीं रहा है, क्योंकि उनके पिता कल्पना जीवी थे और किसी कार्य में टिक कर रह ही नहीं पाते थे। तो इसी से उनका बचपन जो है बहुत कष्टमय रहा है, बहुत अभावग्रस्त रहा है। ठीक है, बहुत उन्होंने संघर्ष किया है। बचपन की जो घटनाएं हैं उसका जिक्र है दिशाहारा में। अब आते हैं दूसरा भाग, जो कि दिशा की खोज नाम से है। इसमें उनका साहित्यिक जीवन है और जीविका की खोज की चर्चा है। ये हम बात कर चुके हैं। रिकैप दे रही हूँ एक, जो आप थोड़ी विस्मृत हो गए होंगी चीज़ें, वो आपको याद आ जाएंगी। और इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि दिशा की खोज में ही रंगून प्रवास की चर्चा है। कहाँ चले जाते हैं? कलकत्ता छोड़ के रंगून चले जाते हैं। ठीक। अब दिशांत में क्या है? दिशांत में वो फिर कलकत्ता वापस लौट के आ जाते हैं। साथ ही साहित्यिक और सामाजिक कार्य में उनकी जो रचनाशीलता, उसके संबंध में बात की है विष्णु प्रभाकर ने। किसमें? दिशांत में। ठीक। तो हम आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है, हम भाग को करेंगे दिशाहारा, जो उनका पहला भाग है। विष्णु प्रभाकर इसे दिशाहारा नाम देते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसमें क्या वर्णित है? बचपन की स्मृतियां वर्णित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस तरह मोतीलाल की सारी कला साधना व्यर्थ में ही सफल हुई। परिवार का भरण पोषण के लिए असंभव हो गया। यह देखकर शरत की माँ भुवन मोहिनी ने पहले तो पति को बहुत कुछ कहा सुना, फिर अपने पिता केदारनाथ से याचना की और एक दिन सबको लेकर भागलपुर चली गई। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, 2 स्थान का नाम आया है। मैं पहले भाग में कर चुकी हूँ इसकी चर्चा, तो पहला भाग देख लिए हैं, वो बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ पहला भाग देख लीजिए, उसके बाद दूसरे भाग पर आइए। पहला भाग है देवानंदपुर। देवानंदपुर क्या है? जहाँ शरत का जन्म होता है। किंतु उनका बचपन बीतता कहाँ है? उनका बचपन जो बीतता है भागलपुर में बीतता है। और क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि उनके जो पिता मोतीलाल थे वो कोई भी कार्य करते नहीं थे। ठीक है, और किसी कार्य में वो टिक कर रह ही नहीं पाते थे। यहाँ तक कि आगे हम जब पढ़ेंगे तो उनकी वो लेखन कार्य भी करते थे उनके पिता, किंतु कोई भी कहानी, कोई भी रचना वो पूरा करते ही नहीं थे, अधूरा छोड़ देते थे। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि उनकी माँ जो
माँ का क्या नाम है? भुवन मोहिनी। पिता मोतीलाल। जब जब कुछ करते ही नहीं है तो परिवार का भरण पोषण तो असंभव ही होगा ना। तो उनकी माँ क्या करती है? उनके पिता, भुवन मोहिनी के पिता केदारनाथ, ठीक है, इनकी ही याचना पर कहाँ चली आती है? भागलपुर चले आते हैं। लेखक जो शरत चंद्र का बचपन कहाँ बीतता है? भागलपुर। जन्म कहाँ होता है? देवानंदपुर, ठीक। भागलपुर चली आई। मोतीलाल एक बार फिर से घर जमाई होकर रहने लगे, ठीक। आगे चलते हैं। इसलिए यह बात निसंकोच कही जा सकती है कि बालक शरत की साहित्य से प्रथम परिचय आंसुओं के माध्यम से हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बालक शरत का साहित्य से प्रथम परिचय कैसे हुआ था? आंसुओं के माध्यम से हुआ था। पढ़ते लिखते नहीं थे बचपन में शरत, ठीक है। तो बहुत टीचर अपने मास्टर से मार भी खाते थे। इनके पहले मास्टर की हम बात भी कर चुके हैं, अक्षय पंडित, ठीक है। ध्यान रखिएगा सारी चीज़ों को। इनके पहले टीचर कौन थे? इनके पहले जो शिक्षक हैं वो अक्षय पंडित के नाम से हैं। पढ़ते लिखते नहीं थे, बहुत ही शरारती थे। तो वही कहा जा रहा है कि साहित्य का से पहला परिचय शरत का कैसे होता है? आंसुओं के माध्यम से होता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, ध्यान रखेंगे। और पंक्ति भी है। उस समय यह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है, लेकिन शीघ्र ही यह अवश्य समझ गया कि वह क्लास में बहुत पीछे है। यह बात वह सह नहीं सकता था, इसलिए उसने परिश्रम पूर्वक पढ़ना आरंभ कर दिया और देखते ही देखते बहुतों को पीछे छोड़कर अच्छे बच्चों में गिना जाने लगा। ध्यान रखेंगे कि पढ़ते जब लिखते नहीं थे तो उनको समझ में आ जाता है और बहुत पिटाते भी थे। जब उनको वो देखते हैं कि क्लास में सबसे पीछे हैं तो परिश्रम करना आरंभ करते हैं और अच्छे बच्चों में गिने जाने लगते हैं। कौन? शरत चंद्र की बात हो रही है, ठीक। ये बहुत ही प्रमुख पंक्ति है, पूछा गया है यूजी नेट के पाठ्यक्रम में, ठीक है। नेवर माइंड बेबी, मद इज नाई, डांस लिटिल बेबी, डांस अप हाई, देयर लिटिल बेबी, देयर यू गो, एंड कपर एंड केपर केपर एंड को। उनके शौक भी बहुत थे। ये शरत चंद्र की ये गाते हैं वो, ठीक है। ये ध्यान रख लीजिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है। उनके शौक भी बहुत थे, जैसे पशु पक्षी पालना और उपवन लगाना। ध्यान रख लीजिएगा क्या क्या उनके शौक थे? पशु पक्षी पालना, उपवन लगाना, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख था तितली उद्योग। ध्यान रख लीजिएगा, अगर हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि शरत को सबसे प्रिय क्या था, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वो प्रकृति प्रेमी भी थे, प्रकृति के उपासक भी रहे हैं शरत चंद्र, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे प्रिय क्या था उनको? तितली उद्योग जो है उनको बहुत प्रिय था, ठीक है। उपवन लगाना, पशु पक्षी पालना, ये सब तो प्रिय था ही, किंतु सबसे प्रिय, उन सब में सबसे प्रिय था तितली उद्योग। नाना रूप रंग की अनेक तितलियों को उसने काठ के बक्से में रखा था। काठ मतलब लकड़ी, ठीक है। काठ जो है बंगला का शब्द है। काठ के बक्से में रखा था। परंतु शरत था कि पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, गोली और गुल्ली डंडा जैसे निषिद्ध खेल उसे बड़े प्रिय थे। अब ये जो पंक्ति आ रही है ना, इसमें जब शरत भागलपुर आते हैं तो उनको केदारनाथ जो उनके मामा होते, जो उनके नाना जी होते हैं, उनके अनुशासन में रहना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उनको ये सारे जो कार्य उनके मामा घर में निषेध था, वही कार्य उनको क्या था? प्रिय लगता था। क्या? लट्टू घुमाना, गोली और गुल्ली डंडा खेलना, जो कि उनके घर में निषेध था किंतु उनको प्रिय लगता था, ठीक। लेकिन उनके ये सब काम नाना लोग पसंद नहीं करते थे। मैंने पहले ही बताया कि क्यों, क्योंकि जो उनके नाना थे विशेष रूप से केदारनाथ, वो विशेष रूप से अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, इसलिए उनको इस प्रकार के कार्य, गुल्ली डंडा खेलना,
गोली वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं वो उनके घर में क्या था, निषेध था। उनकी मान्यता थी कि बच्चों को केवल पढ़ने का ही अधिकार है। उनकी मान्यता क्या थी, बच्चों को केवल पढ़ने का ही अधिकार है। ठीक है, ऐसे हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये बहुत ही मैं कहूँगी गलत है। आज बहुत से लोग खेल में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं और केवल हम पढ़ने तक ही बच्चों को सीमित नहीं रख सकते हैं। आजकल के ये पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है। और उनके नाना लोगों की क्या मान्यता थी कि उनकी मान्यता थी कि बच्चों को केवल पढ़ने का ही अधिकार है। प्यार, आदर और खेल से उनका जीवन नष्ट हो जाता है। ठीक है, प्यार, आदर और खेल से क्या होता है, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। सवेरे स्कूल जाने से पहले घर के बरामदे में उन्हें चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना चाहिए और संध्या को स्कूल से लौटकर रात में भोजन कर चंडी मंडल में दीवे के चारों ओर बैठकर पाठ का अभ्यास करना चाहिए। माने स्कूल के पहले भी पढ़ो, स्कूल में जाओ तब पढ़ो, स्कूल से आओ तब पढ़ो। ठीक है, माने बच्चे का जो बचपना होता है एक, जहाँ वो खेल कूद में भी सम्मिलित होते हैं, जहाँ उनको लाड प्यार दुलार की आवश्यकता होती है, लेकिन उनके मामा के घर में ये सारी चीज़ें क्या थी, निषेध थी। यही गुरुजनों के प्रति यही गुरुजनों की प्रीति पाने का गुण था। जो नियम तोड़ता था उसे आयु के अनुसार दंड दिया जाता था। कोई नहीं जानता था कि न जाने कब किसको कितने घंटे तक एक पैर पर खड़ा होकर आंसू बहाने पड़े, क्योंकि उनके नाना लोगों को क्या था कि केवल पढ़ना है। स्कूल जाने के पहले स्कूल में पढ़ो, फिर स्कूल से आओ तब पढ़ो, और अगर नहीं पढ़ोगे तो उन लोगों को क्या मिलता था, पनिशमेंट मिलता था। ठीक है, और क्या था वो, एक पैर पर खड़े रहना। इस अनुशासन के बीच खेलने का अवकाश पाना बड़ा कठिन था, परंतु आंखों में धूल झोंकने की कला शरत निष्णात थे। अब ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि शरत बचपन से ही कैसे थे, शरारती स्वभाव के थे। ठीक है, वो इन सब इतने कठोर अनुशासन में भी क्या करते थे, खेल कूद लेते थे। ठीक है, और उन अपने नाना लोग के आंखों में धूल झोंक कर। ठीक, बाग से फल चुराने की कला में भी वह कम कुशल नहीं था। अब ये देखिए, बाग से वो फल तो चुरा रहे हैं, लेकिन आगे पढ़ेंगे हम कैसे, किसके लिए चुरा रहे हैं। ठीक है, मालिक लोग संदेह करते, पेड़ पर लगे अमरूदों की गिनती भी वे रखते, लेकिन वे डाल तो शरत पात। यदि कभी पकड़ा भी जाता तो वीरों की भांति दंड ग्रहण करता। कथाशिल्पी शरत के सभी पात्रों में कौन है, देवदास, जिस पर फिल्म भी बनी है, आप लोगों ने देखा भी होगा। देवदास, श्रीकांत, दुर्दांत राम और सब्यासाची इस कला में निष्णात है। अब ये ध्यान रखेंगे कि वो केवल शरारती थे, पढ़ने में भी वो बहुत अच्छे थे। इसके अलावा बाग से फल चुराते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था। और ये जो उनकी रचनाओं में भी दिखता है। ठीक है, जैसे देवदास, श्रीकांत, दुर्दांत, सब्यासाची, ये जो उनके उपन्यास में पात्र आए हैं, वो भी कैसे हैं, शरत चंद्र के भांति ही शरारती हैं। ठीक, वह खिलाड़ी था, विद्रोही भी उसे कह सकते हैं, पर बदमाश वह किसी भी दृष्टि से नहीं था। पिता की तरह उसमें भी प्रचुर मात्रा में सौंदर्य बोध था। ये ध्यान रख लीजिएगा कि वह खिलाड़ी था, विद्रोही भी कह सकते हैं, पर वह बदमाश किसी भी दृष्टि से नहीं था। पिता की तरह उसमें भी प्रचुर मात्रा में सौंदर्य बोध था। ठीक, न जाने कितनी बार वह इस पवित्र मौन एकांत में आकर बैठा होगा। अब ये ध्यान रखिएगा कि शरत चंद्र जो होते हैं ना, वो एक स्थान वो निर्धारित करते हैं और वो बहुत छिपा कर वहीं वो अकेले रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, वो उनको एकांत प्रिय होने लगता है और वो बहुत ही अपने मित्रों से भी छुपा कर रखते हैं उस स्थान को, और जब वो उदास होते हैं तो वहीं पर जाके बैठते थे। ठीक है, वही चर्चा हो रही है।
न जाने कितनी बार वह इस पवित्र मौन एकांत में आकर बैठा होगा। दूर से आती बच्चों की शरारत की आवाज़ें गंगा की कलकल ध्वनि में मिलकर एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण करती होंगी। प्रकृति का सौंदर्य जैसे उसके थके मन को सहलाता होगा और सब उसके मन ही मन प्रतिज्ञा की होगी। तब उसने मन ही मन क्या प्रतिज्ञा की होगी? मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा। ठीक है, मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा कि मैं कभी छोटा काम नहीं करूँगा। ये ध्यान रख लीजिएगा। ये प्रतिज्ञा कौन करता है? ये प्रतिज्ञा करते हैं शरत चंद्र। क्या ये हो सकता है पूछ लिया जाए, और बहुत से उसमें मुर्दहिया ऑप्शन में रहे, क्या भूलूं कि याद करूं ऑप्शन में रहे, माटी की मूर्तें ऑप्शन में रहे, और आवारा मसीहा रहे। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा, कि मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, कि मैं कभी छोटा काम नहीं करूँगा। ठीक। लेकिन शरत केवल पढ़ता ही नहीं था, उसको समझने और आसपास के वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करने की सहज प्रतिभा भी उनमें थी। ये ध्यान रखिएगा। केवल वो पढ़ाई में ही तेज नहीं थे, साथ ही अपने वातावरण, अपने आसपास की वस्तुओं का क्या था, उनको सूक्ष्म अध्ययन भी उनको करना आता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म अध्ययन करने की प्रतिभा जो होती है बहुत कम लोगों में ही होती है। ठीक। वह हर वस्तु को करीब से देखता था। कौन? शरत। यहीं से प्रश्न आएंगे, जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो चीज़ें समझाया जा रहा है, वहीं से प्रश्न बनते हैं। अगर आप लोग बारीकी से नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो यहीं से प्रश्न गलत होता है। ध्यान रख लीजिएगा चीज़ें। ठीक है। एक तो घर जमाई, इसके उपरांत कठोर अनुशासन वाले परिवार में ऐसा बर्ताव करना, इसी कारण वहाँ उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व जैसे समाप्त हो गया था। किसके बारे में कहा जा रहा है? उनके पिता के बारे में, जो कि घर जमाई बन जाते हैं। ठीक है। और उनका जैसा रवैया था कि वो कोई भी कार्य में टिक कर ही नहीं रह पाते थे उनके पिता, तो उनकी स्वतंत्रता क्या होने लगती है? धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उस परिवार के मुखियों में ऐसा एक भी नहीं था जो उसे प्रेरणा और सराहना के दो शब्द भी कहता। यही समय तो जीवन के सर्वांगीण विकास का आरंभ काल माना जाता है। तब उसके लिए यह स्वाभाविक था कि वह परिवार के बाहर प्रेरणा के स्रोत खोजता, क्योंकि आरंभ में ही उसमें वे गुण विद्यमान थे जो व्यक्ति को महान बनाने का अवसर, जो उस व्यक्ति को क्या करते हैं? महान बनाने का अवसर देते हैं। कौन कौन सा गुण विद्यमान था उनमें? जैसा कि मैंने बताया कि पढ़ने में तो वो तेज थे ही, इसके साथ साथ अपने परिवेश का, वो जिस स्थान पर रहते थे उसका सूक्ष्म अध्ययन भी करना उनको पसंद था। ठीक है। इसके अलावा प्रकृति के उपासक भी थे। ठीक है। एकांत प्रियता भी उन्हें बहुत भाती थी। किसे? शरत चंद्र को। देवानंदपुर बंगाल का एक साधारण सा गांव है। देवानंदपुर, ध्यान रख लीजिएगा, बंगाल, कलकत्ता के हुगली जिले में है। हरा भरा ताल तलैयों, नारियल और केले के वृक्षों से पूर्ण, मलेरिया की पूर्णता भी कम नहीं है। नवाबी शासन में यह फारसी भाषा की शिक्षा का केंद्र था। अब ये ध्यान रख लीजिएगा, जिस प्रकार यूजीसी नेट में प्रश्न बन रहा है ना इतनी बारीकी से, तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि जो देवानंदपुर था वो किस भाषा के केंद्र रहा था कभी? वो नवाबी शासन काल में वह किस भाषा का केंद्र रहा है? तो वो फारसी भाषा का केंद्र रहा है। ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा ये सारी चीज़ें। अगर एग्जामिनर जो प्रश्न सेट कर रहा है उसका ध्यान जाता है तो बन सकता है प्रश्न। इस गांव में 15 सितंबर 1876 को शुक्रवार की संध्या को शरत का जन्म हुआ था। 15 सितंबर, मैं पहले वीडियो में ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुकी हूँ। 1876 में और 15 सितंबर को। ठीक है। यही उनका बाल्यकाल अत्यंत अभाव में आरंभ हुआ।
क्यों आरंभ हुआ? क्योंकि उनके पिता के पास कोई निश्चित आमदनी नहीं थी। माँ ना जाने कैसे गृहस्थी चलाती थी, जानती थी पति कैसे हैं, उनसे शिकवा शिकायत व्यर्थ है। सार्थकता यही है कि घर की शोभा बनी रहे। उन्होंने ना कभी गहनों की मांग की, न कीमती पोशाकों की। किसने? उनकी माता। माता का क्या नाम है? भुवन मोहिनी। आत्मोत्सर्ग ही मानो उनका दाय था। जब भागलपुर में वे रहती थीं, तब चाचाओं ने इतने बड़े परिवार में यह उन्हीं का अधिकार था कि वह सब माँओं के बच्चों को अपनी छाती में छिपाकर उनकी देख रेख करे। किसके बारे में ये बात की जा रही है? उनकी माता भुवन मोहिनी का के संबंध में। जो भुवन मोहिनी के पिता 3-4 भाई होते हैं और उनके जो जितने भी बच्चे होते हैं उनको संभालने का कार्य कौन करता था? उनकी माता भुवन मोहिनी। ठीक है। कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, किसको क्या और कब खाना है, ऐसे असंख्य प्रश्नों को सुलझाने में उन्हें सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिलती थी। किसे? उनकी माता। कौन? भुवन मोहिनी। धीरू को एक शौक था, करौंदे की ऋतु आती। धीरू कौन? धीरू वही जो उनकी मित्र थी। ठीक है। और धीरे धीरे बचपन में विशेष इनसे प्रेम भी होता है शरद चंद्र को। आगे पढ़ेंगे कि यही धीरू जाके देवदास में किसमें जो देवदास की नायिका बनती है। ठीक है। धीरू को एक शौक था, करौंदे की ऋतु आती तो वह उसकी माला तैयार करती और शरद को भेंट कर देती। अब ये करौंदे की माला कौन तैयार करता था? धीरू। ठीक है। शायद माल्यार्पण का अर्थ वह तब तक नहीं जानती थी, लेकिन समय के देवता ने एक न एक दिन यह रहस्य उन दोनों को समझा दिया होगा। वैसे उन दोनों का संबंध कम रहस्यमयी नहीं था। किसका? शरद और धीरू का। ठीक। धीरू कौन? उनकी बचपन की मित्र। उन दिनों फिर शरद की माँ के हाथों मार खानी पड़ी। होता यह है कि दोनों, धीरू और शरद, दोनों बहुत देर तक खेलते रहते थे, बाहर ही रहते थे। ठीक है। तो जब वो आते हैं तो शरद अपनी माँ के हाथों पीटते हैं, धीरू फिर पिटी, लेकिन दोनों की मित्रता में इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। वह निरंतर प्रगाढ़ ही होती गई। बहुत दिनों बाद शैशव की इस संगिनी को आधार बनाकर शरद ने अपने कई उपन्यासों की नायिकाओं को सृजित किया। ध्यान में रखेंगे कि किसे आधार बनाकर उन्होंने अनेक उपन्यासों की नायिकाओं को चित्रित किया है, तो वो धीरू, जो कि उनकी बचपन की मित्र, जिनसे प्रेम भी था शरद को, उसे आधार बनाकर शरद ने अपने बहुत से उपन्यास में नायिकाओं को सृजित किया है। ठीक है। शरद बहुत सुंदर नहीं था। अब ये शरद आखिर उन शारीरिक बनावट कैसी थी उसके संबंध में जान लीजिए। शरद बहुत सुंदर नहीं था। आँखों को छोड़कर उसमें कोई विशेषता नहीं थी, लेकिन आँखों की यह चमक ही सामने वाले को बांध लेती थी। आँखें कैसी थीं? एक तरह से आकर्षक थी। आँखों में तेज था। ठीक है। चमक था, तो जो सामने वाले को बांधने के लिए ही काफ़ी थी। वर्ण श्यामलता की ओर था और देह खूब रोगी, माने दुबले पतले थे, लेकिन पैर हिरन की तरह दौड़ने में मजबूत थे। बिल्ली की तरह पेड़ों पर चढ़ जाता था। बुद्धि भी तीक्ष्ण थी, लेकिन दिशाहीन कठोर अनुशासन के कारण उनका प्रयोग पथभ्रष्ट में ही अधिक होता था। बुद्धि तीक्ष्ण। अब यहाँ शारीरिक बनावट के संबंध में बात है तो ये जान लीजिए कि शरीर से कैसे थे? दुबले पतले थे। ठीक है। रंग कैसा था? श्यामलता की ओर, सांवले रंग के थे। बुद्धि में एकदम तीक्ष्ण। ठीक। लेकिन उनकी आंखें आकर्षक थी। ठीक है। और पैर हिरणों की तरह थे, मजबूत। वह दूसरों के बागों के फल फूल चोरी करने लगता था, लेकिन
उन्हें वह दोस्तों और गरीबों में बांट देता था। अब ये ध्यान लीजिए, ये देख लीजिए संवेदनशीलता का स्तर जो कि उनमें बचपन से ही था, जो उनको क्या बनाता है, जो उनको बचपन से ही बाकी लोगों से अलग बनाते चलता है। किसे? शरद को। ठीक है। फल फूल चोरी जो करते थे वो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि फल फूलों के वो चोरी किया करते थे, लेकिन चोरी करके वो क्या करते थे, अब उनका स्वयं का भी जीवन बहुत अभावग्रस्त रहता था। ठीक है। इसके बावजूद भी वो जो भी चीज़ें चोरी करके लाते, मछली पकड़ के ले आते किसी के तालाब से, किसी के बागीचे से फल चोरी करके ले आते, लेकिन क्या करते, उसको दूसरों को दान दे देते, जो गरीब लोग होते थे उसे दे देते थे। दूसरों के ताल से मछली पकड़ने की उसकी जो पुरानी आदत थी वह अब भी और भी बढ़ गई थी। थोड़े ही दिन में उसके आसपास के लोग उससे तंग आ गए, लेकिन उसे पकड़कर दंड देने में भी वे सब असमर्थ थे। एक तो इसलिए कि वह फल और मछली को छोड़कर किसी और अन्य वस्तुओं को नहीं छूता था, दूसरे बहुत से निर्धन व्यक्ति उसकी लूट पर पलते थे। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। जानते सब थे आसपास के लोग कि ये फल और मछली की चोरी होती है, और ये भी ध्यान रखना है कि फल और मछली को छोड़कर किसी चीज़ में वो अन्य वस्तु को छूते भी नहीं थे, और उसे देते थे जो निर्धन व्यक्ति है। और बहुत से लोग क्या थे, उसी लूट पर, जो लूटते थे और ले जाके देते थे, उसी लूट पर बहुत से व्यक्ति पलते थे, उनका जीवन बसर होता था। शरद चोर नहीं था, घर में बेहद कंगाली थी, पर उसने कभी उसकी चिंता नहीं की। वह वास्तव में रॉबिन हुड के समान दुस्साहसी और परोपकारी था। अर्धरात्रि के निविड़ अंधकार में जब मनुष्य को तो क्या, कुत्ते भी बाहर निकलने से डरते हैं, वह चुपचाप पूर्व निर्दिष्ट बाग में या ताल पर पहुंचकर अपना काम कर आता था। क्या काम था? वही मछली और फल की चोरी करना और निर्धन व्यक्तियों में बांटना। इस शुभ कार्य में उनके कई सहचर थे, परंतु उनमें सबसे प्रमुख था सदानंद। ध्यान रख लीजिएगा कि वो जो फल और मछली की चोरी जो करते थे, मछली और फल की जो चोरी करते थे, वो उनमें पहला उनका प्रमुख मित्र कौन था? सदानंद। ये ध्यान रख लीजिएगा कि सदानंद नामक पात्र किस में आया है? सदानंद नामक पात्र आया है आवारा मसीहा में, जो कि शरद का मित्र है। सूक्ष्म पर्यवेक्षण की प्रवृत्ति उनमें बचपन से ही थी, ये हम पढ़ चुके हैं, जो कि उनको बाकियों से अलग बनाती है। जो कुछ भी देखता उसकी गहराई में जाने का प्रयत्न करता, और यही प्रतिज्ञा उसकी प्रेरणा बन जाती। गांव में एक ब्राह्मण बेटी थी, बाल विधवा, नाम था उसका नीरू। अब ये ध्यान रखिए, नीरू कौन थी? बाल विधवा थी, और कौन है? ब्राह्मण है। 32 साल की उम्र तक कोई कलंक उसके चरित्र को छू नहीं पाया था। सुशीला, परोपकारी, धर्मशीला और कर्मठ होने के नाते वह प्रसिद्ध थी। कौन? किसकी बात हो रही है? नीरू की बात हो रही है यहाँ पे। वो किस प्रकार की थी? सुशील थी, धर्मशील थी, ठीक है, कर्मठ थी। किस पात्र की बात हो रही है? नीरू। लेकिन हश्र इसका कैसा होता है ये देखेंगे हम। गांव में एक भी घर ऐसा नहीं था जिसने उससे किसी न किसी रूप में सहायता ना पाई हो। शरद उसे दीदी कहते थे। शरद किसे दीदी कहते थे? नीरू। नीरू कौन थी? नीरू एक 32 वर्ष की ब्राह्मण विधवा है। 32 वर्षीय है, ब्राह्मण है और बाल विधवा है, ठीक है। और शरद उसे क्या कहते हैं? दीदी। दीदी भी उसे बहुत प्यार करती थी। दोनों एक ही पर दुख कातर जाति के व्यक्ति थे ना। अब ये जो नीरू है, नीरू और धीरू दो पात्र आए हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। धीरू कौन है? उनकी मित्र है। और नीरू कौन है? ये 32 वर्षीय ब्राह्मण बाल विधवा है। ये जब गांव में बहुत सुशील, कर्मठ, सबकी परोपकारी स्वभाव की थी, और 32 वर्ष तक जिसे कोई कलंक नहीं छुपाता है, किंतु एक दिन होता यह है कि कोई इसको एक तरह से मैं कहूँ कलंकित कर देता है। और जब ये गर्भवती होती है
छोड़कर चला जाता है। ठीक है, और जो लोग इसके पलते थे, एक तरह से मैं कहूँ, जो जिस पर इसके परोपकार थे, जिन लोगों पर, गांव में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिस पर इसने परोपकार, नीरू ने परोपकार न किया हो। किंतु जब ये गर्भवती हो जाती हैं तब लोग इसे पूरी तरह छोड़ देते हैं। ठीक है, और जब इसकी मृत्यु होती है तो इसे ले जाकर लोग क्या करते हैं, जंगल में फेंक देते हैं। ठीक है, और चील कौवे इसकी लाश को नोच नोच कर खाते हैं। वहाँ से भी शरत बहुत एक तरह से संवेदनशील व्यक्ति तो थे ही, वहाँ पे हम देखेंगे कि शरत पर इसका भी बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। इन दृश्यों का कोई अंत नहीं था। इन्हीं को देखकर उसने सोचा था कि मनुष्य में जो देवता है उसका इतना तिरस्कार मनुष्य अपने ही हाथों कैसे कर सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं को देखकर, यही नीरू के संबंध में बात हो रही है, देखकर उसने सोचा था कि मनुष्य में जो देवता है उसका इतना तिरस्कार मनुष्य अपने हाथों कैसे कर सकता है। ये कहाँ से लिया गया है? ये जो पंक्ति है आवारा मसीहा से लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मनुष्य में जो देवता है उसका इतना तिरस्कार मनुष्य अपने हाथों कैसे कर सकता है। कहाँ से लिया गया है? तो आवारा मसीहा से लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आवारा मसीहा, मसीहा लिख देती हूँ। ठीक है, इन्हीं प्रश्नों ने उसकी पर्यवेक्षण शक्ति को तीव्र कर दी और संवेदना दिया। इन्हीं संवेदना ने उन्हें कहानीकार बना दिया। बचपन से ही वो कहानी लिखने लगे थे। आगे हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वह इन दिनों पढ़ना लिखना छोड़कर लकड़ी के कारखाने में काम सीखता था। यदि वह मोती जैसे अक्षर लिख सकता था तो लकड़ी की सुंदर वस्तु भी बना सकता था। अद्भुत चरित्र था उसका एक साथ वीरता और बांसुरी की विद्या में निष्णात। कंठ स्वर कैसा मधुर था। ध्यान रख लीजिएगा कि जो शरद चंद्र होते हैं उनका जो कंठ था ना, उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत मधुर है। ठीक है, हारमोनियम, क्लेयर, नेट सभी खूब अच्छी तरह बजाता था। क्या क्या? हारमोनियम, क्लेयरनेट। ठीक है, अभिनय करने की उसमें असाधारण प्रतिभा थी, साथ ही अभिनय भी करते थे। वह प्रतिभाशालियों के वंश में पैदा हुआ था, इसलिए प्रतिभा ने उसका मुक्त होकर वर्ण किया था। प्रतिभा ने उसका क्या मुक्त होकर वर्ण किया था। सारी जो प्रतिभाएं होती हैं वो विद्यमान थी किसमें? शरत में। उसका पहला उपन्यास क्या होता है? उसका पहला उपन्यास है, ध्यान रख लीजिएगा। पहला उपन्यास क्या है? पहला उपन्यास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, भाषा या काक भाषा। ठीक है, और वहीं जिनको पहली कहानी है वह भी ध्यान रख लीजिए। पहली कहानी जो होती है वो काशीनाथ, जो इनके सहपाठी होते हैं उसी के नाम पर ये लिखते हैं, काशीनाथ। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला उपन्यास क्या है? भाषा या काक भाषा। पहली कहानी काशीनाथ करके है। ठीक है, उनका पहला उपन्यास बासा या काकबासा पूरा हो चुका था। केवल मामा सुरेंद्र नाथ, जो कि उनके सबसे प्रिय मामा थे, ये भी पूछा गया, अगर पूछ लेता है कि शरद के सबसे प्रिय मामा कौन थे, तो वो कौन है? सुरेंद्र नाथ हैं उनके सबसे प्रिय मामा। ठीक है, सुरेंद्र नाथ ने उसे छिप छिप कर लिखते देखा था। क्या लिखते देखा था? बासा या काकबासा उपन्यास, जो कि उनका पहला उपन्यास है। घंटों पर घंटे न जाने कहाँ से आकर कहाँ चले जाते थे, पर उनका लिखना नहीं रुकता था। लेकिन बाद में यह रचना उन्हें पसंद नहीं आई। पिता की तरह उसने इसे पढ़ा, सोचा कि
क्या यह रविंद्र जैसा हो सकता है, हो सकती है? ठीक है, और होता है कि वो इस रचना को फाड़ के फेंक देते हैं। ठीक है, घर में शरद के अतिरिक्त 2 भाई, अब ये देख लीजिए कि इनकी कितने भाई बहन हैं। भाई कौन कौन है? 2 भाई हैं, किस नाम से? प्रभाष और प्रकाश। ध्यान रख लीजिएगा सारी चीज़ें, प्रभाष और प्रकाश भाई हैं शरद के। एक छोटी बहन सुशीला उर्फ मुनिया, और बहन कौन है? बहन का नाम है सुशीला। जिसे क्या कहते थे लोग? मुनिया। ठीक है, उर्फ मुनिया थी। इसी बहन की प्रसूति में माँ ने प्राण दिए थे। किसके जन्म के बाद मृत्यु हुई थी? सुशीला के जन्म के बाद। बड़ी बहन अनिला की शादी हो चुकी थी। सुशीला क्या है? छोटी है। ठीक है, और बड़ी बहन कौन है? बड़ी बहन का नाम क्या है? बड़ी बहन जो है अनिला है। ठीक है, अनिला। बड़ी बहन अनिला, छोटी बहन सुशीला, जिसकी जन्म के बाद माँ की निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। भाई कौन है? प्रभाष और प्रकाश। पत्नी के मरने पर छोटे बच्चे को लेकर मोतीलाल सचमुच अपंग हो गए। अनेक कारणों से ससुराल में रहना भी अब असंभव हो चला था। सो खजरपुर मोहल्ले में अलग मकान लेकर रहने लगे। लेकिन जो अब तक अर्जन की विद्या में शून्य थे, वह परिवार का पालन कैसे कर सकते? इसीलिए वह विकट समस्या उन्हें हताश करने में ही समर्थ हो सकी। कोई कार्य करते नहीं थे तो इतना बड़ा परिवार का पालन पोषण क्या हो गया? और भी असंभव होने लगा उनकी माँ के निधन के बाद। इस प्रकार पैसे के अभाव में उनकी पढ़ाई समाप्त हो गई। नाटक, थिएटर, गाना बजाना और साहित्य सृजन, उन्हीं में उनका मन रमने लगा। राजू के साथ उनके अभियान। राजू कौन? शरद का मित्र। अब इतना अभाव में क्या होता है? उनकी पढ़ाई भी छूट जाती है शरद की। ठीक है, राजू के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। राजू उनका मित्र है शरद का। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। राजू के साथ उसके अभियान और भी जोरों के साथ चलने लगे। उस समय कालिदासी, ध्यान रख लीजिएगा, इसका भी जिक्र आएगा देवदास उपन्यास को पढ़ेंगे तब। ठीक है, कालिदासी नाम से एक नर्तकी मंसूरगंज में रहती थी। उसके पास बहुत पैसा था, अपना 2 मंजिला मकान था, लेकिन मन था उसका धर्म में। कीर्तन करती थी, कंठ उसका बहुत मधुर था। इसी मधुर्य के लोभ में राजू अक्सर वहीं जाता था। शरद के कॉलेज जाने का मार्ग भी उधर से ही था, इसलिए वह उसे भी नहीं छोड़ता था। कालिदासी इन दोनों से स्नेह करती थी। दोनों कौन है? शरद और राजू। कालिदासी कौन है? एक नर्तकी है। ठीक है, कंठ के माधुर्य और वाक्पटुता के कारण नारियों की शरद के प्रति विशेष आकर्षण रहता था। ध्यान रखिएगा, वाक्पटुता और माधुर्य कंठ के कारण नारियों का आकर्षण रहता था। किसके प्रति? शरद के प्रति। इन दोनों चोरी चोरी देवदास का सृजन चल रहा था। देवदास उपन्यास है। अतिशय भावुकता के बावजूद यह रचना शरद ने अपने असफल और उत्कट प्रेम की आत्मस्वीकृति है। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, यह देवदास क्या है अगर पूछ लेता है तो ये जो रचना है वह शरद के अपने असफल प्रेम और उत्कट प्रेम की आत्मस्वीकृति है। वो जब किससे प्रेम होता है? धीरू से। ठीक है, जो उसे बहुत अधिक प्यार करती थी, स्कूल की वह साथिन धीरू। ठीक है, देवदास में पार्वती के रूप में अवतरित हुई। अब यहाँ पे हम एक साइड पे देख लेते हैं वास्तविक पात्र। ठीक है, वास्तविक कौन से पात्र हैं, और यहाँ लिख लेते हैं उपन्यास।
इस यहाँ लिख लेते हैं फिल्म का, या फिर कहूँ कि उपन्यास में पात्र किस नाम से आते हैं। ठीक है, वास्तविक में कौन थी? वास्तविक में जो धीरू थी वह उपन्यास में किस रूप में आती है? पार्वती। पार्वती या फिर कहूँ पारो के रूप में। ठीक है, पार्वती ना जी, पार्वती। ठीक है, के रूप में अवतरित हुई। धर्मदास के चरित्र का आधार बना नाना के घर का सेवक मुसाई। मुसाई मैंने बताया था, बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, जो कि उनके नाना के घर का सेवक है, नौकर है। और मुसाई जो है वो क्या बनता है? उपन्यास में जाकर मुसाई ही क्या बन जाता है? धर्मदास। ठीक है, और चंद्रमुखी का उपादान जुटाया इस नर्तकी ने। और ये जो चंद्रमुखी जो नाम पात्र का होता है, वो नर्तकी कौन थी? कालिदासी जो थी वो। ये रहे ये जो वास्तविक पात्र जो उनके उपन्यास में जाकर एक तरह से मैं कहूँ आधार बने हैं, वास्तविक जीवन जो कि उनके उपन्यास में आया है। धीरू किस नाम से? पार्वती या कहूँ पारो। ठीक है, पारो। और मुसाई जो कि नौकर होता है। धीरू कौन है? उनके बचपन की मित्र, और जो कि इनसे प्रेम होता है, किंतु वो क्या होता है? असफल हो जाता है। धीरू पार्वती में बदलती है, पारो में बदलती है। मुसाई जो कि घर का नौकर होता है। ये सभी वास्तविक पात्र हैं, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। मुसाई जो है घर का नौकर है उनके नाना के घर का, वो किस में रूपांतरित होता है? धर्मदास में। चंद्रमुखी, अच्छा ये ना यहाँ होना चाहिए। ठीक है, कालिदासी ना प्रमुख पात्र हैं। कालिदासी किस में रूपांतरित होती है? जाकर कालिदासी जो होती है वो चंद्रमुखी में रूपांतरित होती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। स्वयं शरद चंद्र ने कालिदासी के आभार को स्वीकार किया है। आगे देखते हैं। वह बाल विधवा थी और उस संकीर्ण युग की प्रथा के अनुसार उसे प्रकट रूप में उस सभा में भाग लेने का अधिकार हो ही नहीं सकता। जब पुरुष ही लुक छिपकर यह काम कर सकते थे तो नारी की स्थिति की कल्पना आसानी से की जा सकती है। जब पुरुष ही यह काम लुक छिपकर करते थे तो नारी की स्थिति तो सोच ही सकते हैं। लेकिन निरुपमा लिखती अवश्य थी और भाइयों के द्वारा वे रचनाएं संगोष्ठी में विचारार्थ उपस्थिति की जाती थी। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये उपन्यास पढ़ने की बात आ रही है। ठीक है, लिखने की बात आ रही है। तो एक पात्र होती है निरुपमा। ठीक है, उसे पढ़ना पसंद होता है, लिखना पसंद होता है उपन्यास। ठीक है, किंतु जब उस समय उपन्यास पढ़ने का जो पुरुष ही लुक छिप कर पढ़ते थे तो, और सभा संगोष्ठियों में यहाँ तक कि पुरुष भी लुक छिप कर ही जाते थे, तो स्त्रियों की स्थिति तो विचारणीय हो ही सकती है। पुरुष की स्थिति यह है एक पितृसत्तात्मक समाज में, तो स्त्री की तो आप सोच ही सकते हैं, विचार कर सकते हैं। उस दिन कोई नहीं जानता था कि वह छोटी सी साहित्य संगोष्ठी उनके भावी साहित्यकार को जन्म देने में सफल होगी। किसके संबंध में बात की जा रही है? ये शरद चंद्र के संबंध में बात की जा रही है। वो भी इस संगोष्ठी में हिस्सा लेते हैं और अपना मत वहाँ पर रखते हैं। ठीक है, सुरेंद्र ने बड़े आश्चर्य से यह कहानी सुनी, लेकिन वह नीरदा को कभी देख नहीं पाया। कोई भी नहीं देख पाया। हाँ, चर्चा बहुत लोग करते थे। उनका प्रेम इतना मौन, इतना रहस्यमय था कि उसका ताप ही लोगों को छूता था। उसका रूप कभी किसी के सामने नहीं आता था। नीरदा कभी कल्पना लोक के एकांत में उसके पास ऐसे आती जैसे निद्रा में चल रही हो। उसे लिखते देखती रहती, बोलती नहीं। शरद को यह मौन असह्य हो उठता। तब नीरदा एकाएक पास आ बैठती, कहती, सुनाओ तो क्या लिखा है। ये एक पात्र का जिक्र आ रहा है, नीरदा। ठीक है, कहानियाँ ही कहानियाँ, सत्य कभी प्रकट नहीं हुआ। पर जाने दो नीरू को, नीरदा का एक नाम राजलक्ष्मी भी हो सकता है। अब ये जो पात्र है नीरदा, यही
किस रूप में आती है? राजलक्ष्मी के रूप में आती है। और हमने जब भूमिका पढ़ा था तो शरत चंद्र के दो पात्र राजलक्ष्मी, शरत के कौन कौन से पात्र हैं? राजलक्ष्मी और श्रीकांत को जानने की उत्कट अभिलाषा किसमें होती है? विष्णु प्रभाकर में होती हैं, और वो इस जीवनी को लिखने के लिए प्रेरित होते हैं। उसे पार्वती व माधवी भी कहकर पुकारा जा सकता है, और यह भी हो सकता है कि वह निर्दा निरुपमा ही हो। उसकी रचना पढ़ पढ़कर अभिभूत होती रहती थी, और शरत उसकी कविताओं की प्रशंसा करता रहता था। इस प्रशंसा के माध्यम से मन ही मन प्रेम का अंकुर सब बाधाओं को ठेलकर ऊपर आ रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि घर में अकेली थी और शरत बाहर आकर बैठक में बैठा हुआ था। अक्सर वही बैठकर वह कभी पढ़ता तो कभी लिखता। आगे देखते हैं। और शरत मस्तक नीचे किए धीरे धीरे वहाँ से लौट आया। होता क्या है कि जो ये पात्र होती हैं, कौन? निर्दा, इनसे प्रेम हो जाता है, किंतु उसका विवाह कहीं और हो जाता है। ठीक है। और जब वो उससे मिलते हैं तो वो पहचानने से इनकार कर देती है और धीरे धीरे लौट आते हैं। निरुपमा इसे इस बात के लिए क्षमा ना कर सकी। उसने अपने दादा से इसकी शिकायत की। दादा शरत के सहपाठी थे। उन्होंने सोचा होगा कि निर्धन निरीह तत्कालीन मानदंडों के अनुसार दुस्साहसी और दुराचारी शरत का यह साहस कैसे हो सकता है? कोई सुन लेगा तो क्या होगा? क्या होगा नीतिपरायण सम्राट परिवार की इस विधवा का? आगे चलते हैं। प्रेम का पीर अभी भी शरत को परेशान कर रहा था। उसकी प्रेमिका निर्दा उससे विमुख होकर भागलपुर चली आई थी। कहाँ चली जाती है निर्दा? विमुख होकर भागलपुर चली जाती है। उसने सुना था कि अबाकारी के किसी दरोगा से उसका दरोगा के यहाँ आकर रहने लगी है। कौन? निर्दा। जैसे कि मैंने बताया, उसका विवाह हो जाता है किससे? दरोगा से। इसीलिए वह मुजफ्फरपुर आया था कि एक दिन उसने उसे ढूंढ ही लिया, लेकिन निर्दा ने उसकी ओर दृष्टि उठा कर देखा तक नहीं था। किसने? निर्दा ने। प्रेम अंधा होता है। शरत अब भी यह विश्वास करता था कि निर्दा उससे प्रेम करती है, पर वह उसका पीछा कर रहा था। परेशान होकर एक दिन निर्दा ने दरोगा से शिकायत कर दी। दरोगा ने उसी दिन शरत को पकड़ा और खूब पीटा। निर्दा जो बचपन में आकर्षण होता है, किंतु उसका विवाह हो जाता है और वो पूरी तरह से छोड़ देती है शरत को। किंतु शरत को क्या लगता है कि वह अभी भी उससे प्रेम करती है, और उसके पीछे पीछे वह भागलपुर तक चले आते हैं। ठीक है। किंतु निर्दा इससे परेशान हो जाती है और अपने पति से शिकायत कर देती है। कौन होता है उसका पति? दरोगा से। तो उसको पकड़ कर खूब पीटता है। किसे? शरत को। इतना कि बहुत देर तक वह बेहोश पड़ा रहा। मालूम नहीं उसके बाद भी उसका भ्रम टूटा या नहीं। यह सारी कहानी एक विराट भ्रम है। माँ पहले ही चली गई थी, पिता भी चले गए, बड़ी बहन दूसरी घर की थी, शेष रह गए ये 3 छोटे भाई बहन और वह स्वयं। भाई बहन का नाम मैं बता चुकी हूँ, आप लोग कमेंट में बताइए कि 2 भाई और उनकी छोटी बहन का क्या नाम है। चिंता थी इन अबोध बालकों की। छोटी बहन सुशीला को मकान मालकिन बहुत प्यार करती थी। ये ध्यान रखिएगा कि जब उनकी छोटी बहन सुशीला को उनकी जो मकान मालकिन बहुत प्यार करती थी, किंतु जब वो रंगून जाने लगते हैं तो सुशीला जो होती है उनकी छोटी बहन, वो उसे मकान मालकिन को ही देकर चले जाते हैं, रख कर वहीं चले जाते हैं। ठीक है। आगे चीज़ें हम पढ़ेंगे। ऐसी अनिश्चित और विपरीत परिस्थितियों में भी उसका साहित्य साधना मौन रूप में चल रहा था। चरित्रहीन का सृजन आरंभ हो चुका था। इतनी विकट स्थितियों में एक तो उनकी माता का निधन पहले ही हो जाता है, फिर पिता की भी मृत्यु हो जाती है। इन सारी परिस्थितियों में उन्होंने अपना लेखन कार्य किंतु निरंतर ही रखा था।
शरद तो अपने को छिपाने में ही आनंद पाता था। रंगून जाने की बात भी उसने किसी से नहीं कही। ध्यान रखिएगा कि रंगून जाने की बात वो किसी से नहीं कहकर जाते हैं। ठीक है, ये पूछ सकता है कि किससे कहकर जाते हैं, अपने मित्र से कहकर जाते हैं, अपने नाना से कहकर जाते हैं, सुरेंद्र से कहकर जाते हैं, तो किसी से नहीं कहते हैं। उसे डर था कि उसके मित्र उसे जाने नहीं देंगे, लेकिन उसके सामने पूरा जीवन पड़ा था, उसके भाई बहन थे, उसका भार अब वह किस पर छोड़ सकता था। उसे किसी तरह जीविका अर्जन करनी ही चाहिए। केवल अपने मामा देवी को ही उसे अपने इस निश्चित की सूचना दी थी। उसके पास पैसे तो नहीं थे, किसी तरह उसने किसी से भाड़े के रुपए उधार लिए और एक दिन सवेरे 4 बजे भवानीपुर के घर से स्मीटर घाट की ओर चल पड़ा। बस अकेला देवी ही उसका साथ था। अब ये देवी कौन है? ये देवी कौन है? उनके मामा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, जिसको सूचना थी। बस अकेला देवी ही उसके साथ था। भाड़ा चुकाकर उसके जेब में 1-2 रुपए शेष रह गए। वह नहीं जानता था कि अब वह फिर कब भारत लौट सकेगा, अब वो भारत लौट भी सकेगा या नहीं। कहाँ चले जाते हैं? रंगून चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त एकांत के अध्ययन करने में उसका शौक निरंतर बढ़ता जा रहा था। एक दिन वही शौक सब कुछ को परे धरकर सर्वोपरि हो उठा। क्या? उनकी एकांत प्रियता। तब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस पलायन के पीछे उनके लेखक बनने की मौन साधना ही छिपी हुई है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्वामी जी मुस्काए, उत्तर दिया, इस संसार में जिसको हम दुख कहते हैं वह तो वास्तविक दुख नहीं है, वह तो उसकी दीक्षा है। स्वामी जी से मिलते हैं, उसका वर्णन है। जो संसार में दुख है वह क्या है? वास्तविक दुख नहीं है, बल्कि उसकी दीक्षा है। सुख पाते ही मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। व्यथा रूपी दुख पाने पर ही उसके मन में समझ आती है। बहुत ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ की पंक्ति है, किसकी पंक्ति है? ये जो है आवारा मसीहा से ली गई है कि इस संसार में जिसको हम दुख कहते हैं वह तो वास्तविक दुख नहीं है। ठीक है, वह तो उसकी दीक्षा है। और सुख पाते ही मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। व्यथा रूप में दुख पाने से उसके मन में समझ आती है। ठीक है, कौन कहता है? स्वामी जी कहते हैं। शरद ने बहुमुखी प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ के समान न केवल साहित्य में बल्कि संगीत और चित्रकला में भी रुचि थी। रविंद्रनाथ कौन? बंगला के एक अन्य सुप्रसिद्ध लेखक जो कि बहुत प्रसिद्ध लेखक रह चुके हैं। ठीक है, गीतांजलि इनकी बहुत ही प्रमुख रचना है। यद्यपि इन क्षेत्रों में उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। किस किस में उनको रुचि थी? संगीत और चित्रकला में। किसे? शरद को। ठीक है, रविंद्रनाथ के समान। यद्यपि इन क्षेत्र में उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, पर इस बात के प्रमाण अवश्य उपलब्ध हैं कि कई वर्षों तक उसने चित्रकला की साधना की थी और बहुत से चित्र बनाए थे। ध्यान रखिएगा कि रविंद्रनाथ जिस प्रकार चित्रकार संगीतकार थे, उसी प्रकार शरद को भी बहुत ही पसंद था चित्रकला और संगीत में उन्हें बहुत रुचि थी। और ऐसे तो प्रमाण नहीं मिलते हैं, किंतु चित्रकला में उन्होंने बहुत से चित्र बनाए थे। ठीक है, वह नारी प्रचलित अर्थों में उसकी पत्नी नहीं थी। हिंदू रीति से बारात चढ़कर और अग्नि के चारों ओर फेरे लेकर उन्होंने उससे विवाह नहीं किया था, लेकिन वह उनकी जीवन संगिनी निश्चित ही थी। अब किसके बारे में बात हो रही है हम आगे देखते हैं। इसके बाद कहने को कुछ शेष नहीं रह जाता। शैव रीति से दोनों ने विवाह कर लिया। शायद यह नई कहानी राय रीति इस तरह नहीं घटी। कैसे घटी कोई नहीं जानता,
पर यह सच है कि यह विवाह समाज और कानून आदि सभी प्रकार के विवाहों से किसी प्रकार कम नहीं था। लेकिन जब तक गाने बजाने के साथ विधि विधान से संपन्न न हो तब तक समाज इस बात को कैसे स्वीकार करे न करे। सर्वहाराओं के बीच रहने वाले शरत ने तो स्वीकार कर लिया था। उसने मोक्षदा, ठीक है, मोक्षदा से कहा, आज से तुम हिरण्यमयी हो। ये ध्यान रखेंगे कि उनका विवाह किस रीति से हुआ था? मोक्षदा से शैववृत्ति से हुआ था, ठीक है। और हिरण्यमयी, मोक्षदा को ही हिरण्यमयी, अन्य नाम क्या होता है? हिरण्यमयी कौन देता है? स्वयं शरद देते हैं। तुम खारे सोने के समान हो, उस पर कभी भी किसी प्रकार का मैल नहीं जमता। तुम्हारे अंतर के उज्जवल रूप को मैंने देखा है, वह मेरी शक्ति बनेगा। किससे कह रहे हैं? शरद कह रहे हैं अपनी पत्नी से। कौन सी पत्नी से? मोक्षदा से। अब ये ध्यान रखिएगा कि मोक्षदा जिससे शैववृत्ति से उनका विवाह होता है, ठीक है, किंतु इसके पहले भी उनके एक पत्नी रह चुकी होती है, शांति, ठीक है, किंतु उसका निधन हो जाता है। उसके बाद वो विवाह करते हैं किससे? शांति, मोक्षदा से। और शांति से उनका विवाह ऐसा नहीं कि प्रेम विवाह हुआ था, प्रेम के बाद उन्होंने उससे विवाह किया था, ऐसा नहीं होता है। शांति से उनका विवाह होता है कि शांति के जो पिता होते हैं वो शांति का विवाह बहुत अधेड़ उम्र के लोग से, वृद्ध व्यक्ति से करवाने लगते हैं, ठीक है। तो वो उनके घर आके छिप जाती है और वहीं से शरद उनसे विवाह कर लेते हैं, किंतु कुछ समय में ही उनका निधन हो जाता है। अंग विशेष लोगों को खोल कर नहीं दिखाते, यह मैं जानता हूँ, किंतु घायल स्थान ही नहीं दिखाते, यह नहीं जानता। समाज में यदि कोई डॉक्टर है जिसका काम घावों की चिकित्सा करना है, वह क्या किसी की सुनता है? जो पक गया है उसको बांधे रखना दूसरों के लिए देखने से अच्छा लग सकता है, लेकिन जिस आदमी के शरीर पर घाव है उसको तो कोई सुविधा नहीं होती। केवल सौंदर्य दृष्टि के अतिरिक्त उपन्यास लेखक का और एक महत्वपूर्ण काम है। वह काम यदि घावों को देखना है तो वैसा करना ही होगा। ऑस्टीन मेरी कारेली एवं साराग्रेड ने समाज के अनेक घावों पर पर्दा उठाया है, ठीक करने के लिए, केवल लोगों को दिखाकर भयभीत करने या मनोरंजन करने के लिए नहीं। तुमने लिखा है कि चरित्रहीन दूसरों के नाम से प्रकाशित करना, इससे सबसे अधिक दुख हुआ। क्या मैं इतना हीन हूँ? अच्छा बुरा जैसा भी है, इसका परिणाम मैं नहीं भुगतना चाहता हूँ। इतना कुरुचिपूर्ण है, तब तो निश्चित ही मेरे नाम से प्रकाशित होगा। नाम में क्या है? कौन यह लोभ करे? यह लोभ होता तो भाई चुप रहकर इतने दिन कष्ट ना सहता। अब यहाँ पे जो होता है चरित्रहीन, क्या होता है, जब शरद अपनी कोई भी रचना करते थे तो बहुत, वो ये नहीं कहते थे कि उनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध भी होती हैं, किंतु वो सामने नहीं आते हैं खुलकर कि ये सारे कार्य कर रहे हैं, मुझे प्रसिद्धि चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। अब है दिशा की खोज। दिशा की खोज में क्या होता है? दिशा की खोज में जो है ये कलकत्ता छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? वो रंगून चले जाते हैं, ठीक है। उसका वर्णन होता है और वहाँ किस लिए जाते हैं? जीविका की खोज के लिए, ठीक है। दिशा की खोज। जिस समय शरद ने कलकत्ता छोड़कर रंगून की राह ली थी, उस समय वह तिरस्कृत, उपेक्षित और असहाय था। जैसे कि मैंने बताया कि उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी, यहाँ तक कि जाने के लिए उनके पास क्या था? भाड़ा भी नहीं था, वो किसी और से उधार लेकर गए थे। लेकिन अब वह जब 13 वर्ष बाद कलकत्ता लौटा, वो ध्यान रखिएगा, यहीं से प्रश्न यहीं से बनता है, वह रंगून से कलकत्ता कितने वर्षों बाद लौटा था?
कलकत्ता कितने वर्षों बाद लौटा, पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया प्रश्न है कितने वर्षों बाद लौटा था। तो कितने वर्षों बाद लौटा, तो 13 वर्षों बाद वो लौटते हैं रंगून से कलकत्ता। जब वो लौटे, कलकत्ता लौटा, तो ख्यातनामा कथा शिल्पी के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। वह नहीं रह गया था, वे के पद से प्रतिष्ठित हो चुका था। मतलब इसके पहले जिसको जब वे चरित्रहीन उनका जो उपन्यास है चरित्रहीन, जब वो रचना करते हैं तो उस पर जो अश्लीलता का आरोप भी लगता है, ठीक है। किंतु धीरे धीरे वो इतना प्रसिद्ध हो जाते हैं रंगून जाने के बाद, विशेष रूप से कि जब वो कलकत्ता लौट कर आते हैं तो जो शरतचंद्र वह कहलाता था, जिसका कोई सम्मान नहीं करता था, वो किस नाम से अभिहित होता है, वे नाम से वे करते हैं, वे सम्मान के साथ लोग उन्हें बुलाते हैं, ठीक है। अरच्छणिया एक मार्मिक कथा है। पहले उसका अंत उन्होंने नायिका की आत्महत्या से किया है। उसका अंत क्या होता है, नायिका की आत्महत्या से किया है। कौन से उपन्यास, तो वो है, कौन सी रचना है उनकी, तो अरच्छणिया, ठीक है। वह अत्यंत कुरूपा थी। उसकी मर्मांतक व्यथा से मुक्त उसे जल में डुबा देने में ही लेखक ने समझी, परंतु ऐसा लगता है कि यह अंत न तो पाठकों को ग्राह्य हुआ, न लेखक को ही अच्छा लगा, विशेषकर प्रकाशक को। किस रचना में वो जो है अपनी नायिका जो कि कुरूप होती है उसे पानी में डुबा देते हैं, मतलब आत्महत्या करवा देते हैं, वो अरच्छणिया जो उनकी रचना है उसमें, ठीक है। शरत के जीवन का स्वर्ण युग जैसे अब आ गया था। देखते ही देखते उनकी रचनाएं बंगाल पर छा गई थीं। एक के बाद एक श्रीकांत, प्रथम पर्व, देवदास, निष्कृति, चरित्रहीन, काशीनाथ पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो गए थे। एकादश वैरागी, एकांत द्वितीय पर्व, गृहदाह, स्वामी दत्ता, आमार आशय का लिखना और पत्रों में प्रकाशित होना भी चलता रहा। अपनी अपनी रुचि और दृष्टि से पाठकों और आलोचकों ने प्रत्येक रचना की सराहना की। ध्यान रख लीजिएगा सारी रचनाएं, ठीक है। एकादश वैरागी किसकी रचना है, शरत की। देवदास तो बहुत देर से हम पढ़ रहे हैं। चरित्रहीन, निष्कृति, श्रीकांत, स्वामी दत्ता, आमार आशय, ठीक है। सराहना की, साथ ही आलोचकों ने इस पर लेख भी लिखे। चरित्रहीन में जिस नारी चरित्र की सृष्टि हुई है उसकी समाज में कभी कमी नहीं रही, और फिर शरत ने भी चरित्रहीनों के चरित्र की धर्मप्राण हिंदुओं की तरह रक्षा की है, लेकिन समाज में वे ही धर्मप्राण व्यक्ति उनके विरुद्ध हो उठे। अब बहुत ही प्रमुख है चरित्रहीन। चरित्रहीन में क्या है, चरित्रहीन में चरित्र की धर्मप्राण हिंदुओं की तरह रक्षा हुई है। चरित्रहीन में जो नायिकाएं हैं, जो पात्र हैं, उसकी रक्षा की गई है, किंतु धर्मप्राण व्यक्तियों ने इसके विरुद्ध, धर्मप्राण जो व्यक्ति हैं, या फिर मैं कहूँ इस पर बहुत विरोध होता है। सरल सहज भाषा में मैं कहूँ तो चरित्रहीन जो उनका उपन्यास है, जो रचना है, उसको बहुत विरोधों का सामना करना पड़ता है। अश्लीलता का आरोप भी लगाया जाता है उस पर। उसमें 2 नारियाँ थीं, दोनों विधवा थीं। एक पौढ़ा थी, दूसरी युवती। अवसर पाकर वह युवती उनके पास आई। उसने प्रमाण किया और ऐसे देखने लगी जैसे बहुत दिनों से परिचित है। मधुर स्वर में बोली, आपने मुझे बचाया है, आप गुरु हैं, मैं आपकी विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ। अवाक होकर बोले, मैंने तुम्हें बचाया है? कब, कहाँ? मैंने तो कभी तुम्हें पहले देखा ही नहीं।
आगे चलते हैं। युवती का रंग जैसे गोरा था वैसी ही उसकी मुखश्री थी। उसने शरत बाबू को अपनी कहानी कह सुनाई। बोली, मेरे पिता बंगाल के बाहर किसी कॉलेज के अध्यापक हैं। जब मेरी उम्र 2 साल की थी तब मेरी माँ मर गई। तब से पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। विवाह 17 वर्ष की आयु में हुआ, लेकिन इसी काशी में केवल 3 दिन के बुखार में मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैं फिर पिता के पास लौट गई। भूला रखने के लिए उन्होंने मुझे फिर से पढ़ना आरंभ करा दिया। उनका एक छात्र था, हमारे ही घर में रहता था। पिता उससे बहुत स्नेह करते थे। क्लास में किस दिन कौन सा लेक्चर होगा उसका हिसाब किताब उसी के पास था। सारी ज़रूरत की किताबें और नोट्स कापियाँ भी वही रखता था। मैं उससे गणित और साहित्य पढ़ती थी और इस तरह 1.5 वर्ष बीत गया। इस मिलने जुलने के कारण हम दोनों में काफ़ी परिवर्तन हो गया था। वह लड़का इस बात को समझता था। उसने एक दिन पिताजी से कहा, मैं अब नहीं पढ़ सकूँगा। पिताजी ने सब कुछ समझ गए। मुझ पर उन्हें क्रोध भी आया और इसलिए मुझे उन्होंने बराहनगर कलकत्ता भेज दिया। मगर मेरा दिल वहीं अटका है। कुछ ही दिन बीते होंगे कि न जाने कैसे हम दोनों में चिट्ठी पत्री आरंभ हो गई। फिर वही लड़का भी एक दिन कलकत्ता आ पहुंचा। अब हम दोनों नियमित रूप से मिलने लगे। अंत में एक दिन वह भी आया जब हमने निश्चय किया कि कुछ भी क्यों ना हो हम लोग कहीं भाग चलें और सदा के लिए एक हो जाएं। ये क्या हो रहा है? वो जो युवती है, जो दो विधवा स्त्री हैं, जिसमें एक पढ़े एक युवती है, वह युवती स्त्री जो है अपनी कहानी सुना रही किसे? शरत को। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। वह दिन भी निश्चय हो गया। यह तय हो गया कि उस रात मैं जागती रहूँगी। 2 बजे वह गाड़ी लेकर आएगा। नीचे जिस कमरे में मैं सोती हूँ उसकी खिड़की पर एक दस्तक देगा और मैं सदा के लिए घर से निकल जाऊंगी। एक क्षण के लिए वह लड़की रुकी, फिर बोली, उस दिन की बात मैं आसानी से नहीं भूलूंगी। वह सारा समय एक विचित्र बेचैनी, चिंता और उत्तेजना के बीच कटा। अभी तो रात भर जगना था। शाम को मैंने अपने ममेरे भाई से कहा, मुझे लाइब्रेरी में एक अच्छा सा उपन्यास ला दो। सोचा था पढ़कर जागती रहूंगी, इसलिए मोटा सा उपन्यास लाने को कहा और वह एक उपन्यास लाया। अच्छा खासा मोटा उपन्यास था जिसका नाम था चरित्रहीन। पढ़ते ही मेरा कलेजा धड़कने लगा। सोचा, यह प्रकृति का कैसा परिहास है। क्या मैं चरित्रहीन होने तो नहीं जा रही? खाना पीना होने के बाद सभी सोने चले गए। मैंने किताब हाथ में लेकर कमरे की अरगला बंद कर दी। पढ़ने लगी। जब किताब खत्म हुई तब रात के 2 बज गए थे। तब तक मैंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। चरित्रहीन की किरणमयी मुझे उबार लिया था। ठीक उसी समय खिड़की पर दस्तक पड़ी। समझ गई वह आ गया है। खिड़की पर आकर मैंने उससे विनती की, मुझे क्षमा करो, मैं नहीं जा सकती। उस समय के निराश मुख की वह छवि मैं नहीं भूल सकूंगी। लगा जैसे मैंने उसके पैरों तले धरती हटा ली है। किसी तरह उसने कहा, सारा इंतजाम हो गया है, रेल का टिकट भी खरीद लिया है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे अन्याय हुआ, मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं जा सकूंगी। विकल विवश वह थोड़े देर तक वहाँ खड़ा रहा, फिर दीर्घ निश्वास खींचकर वहाँ से चला गया। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानती। मैं अपनी इस नानी के साथ काशी आई। यहाँ आए आज साल भर हो गए। आज भी सोचती हूँ आपकी किरणमयी ने मुझे बचा लिया। आपकी चरित्रहीन पढ़कर आपको देखने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन बाबा विश्वनाथ इतनी जल्दी इच्छा पूरी कर देंगे यह नहीं सोचा था। ये ध्यान रखिएगा कि एक विधवा स्त्री है जो कि चरित्रहीन उपन्यास के संबंध में कह रही है, किस प्रकार उसने
उस उपन्यास को पढ़ती हैं और घर से भागने के जो उसका प्लान जो होता है वो छोड़ देती है। उस दिन आपका चरित्र ही न पढ़ती, आज कहाँ जीती, क्या दशा होती मेरी, सोच भी नहीं सकती। आपने मेरी रक्षा की, चिर कृतज्ञ हूँ। शरत चंद्र का मन उस दिन सचमुच ही गदगद हो उठा। कितनी गाली गलौज सुननी पड़ी थी उन्हें उसके लिए। किस उपन्यास के लिए? चरित्रहीन के लिए। यही पर दुख कातरता उनके साहित्य में मुखर हुई, इसी कारण वे इतने लोकप्रिय हुए। उनके पाठक जान गए थे कि श्रीकांत की आवारगी के बावजूद उन्हें भारी दुखों के बीच में से अपना रास्ता ढूंढना पड़ा है, और यह भी कि अन्याय को देखकर उनका क्रोध उफन पड़ता है। किसका? श्रीकांत का। जैसे उनके विचार के अंतराल में वैसे ही जीवन में भी पीड़ा की धार प्रवाहित होती रहती है। शरत साहित्यकार थे और साहित्यकार प्रायः राजनीति के दल से दूर रहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। परंतु वे मानते थे कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन गांधी जी चला रहे हैं केवल शुष्क राजनीति ही नहीं, देश की मुक्ति का व्रत है। वह केवल शुष्क राजनीति ही नहीं, देश की मुक्ति का व्रत है। जो देश की दासता को सह सकता है वह साहित्य नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ये ध्यान रखिएगा। साहित्य जो है दूर रहते थे शरत भी राजनीति से। जो देश की दासता को सह सकता है वह साहित्यिक नहीं है, ठीक है। महात्मा जी, आपने असहयोग रूपी एक अभेद्य अस्त्र का आविष्कार किया है। अगर जनता सरकार के सहयोग ना करे तो वह एक दिन समाप्त हो जाएगा। हम 1 वर्ष में नहीं 24 घंटे में स्वराज ले सकते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो शरत चंद्र थे वो, ये हमने पढ़ा है पहले भाग में कि शरत चंद्र तो जो थे ना वो गरम दल के विचारों से प्रभावित हैं, और गरम दल के नेता विशेष रूप से बाल गंगाधर तिलक की जो विचारधारा है उससे प्रभावित रहते हैं, ठीक है। और उनका जो विचार होता है कि चरखा चलाने से, सूत काटने से हमें स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें आएंगी, आगे हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगा हम अगले भाग में करेंगे। आपने क्लास को देखा उसके लिए धन्यवाद। आप लोगों को क्लास कैसा लगा बिल्कुल कमेंट में बताइए। हमें जो भी आप लोग के प्रश्न होते हैं आप लोग टेलीग्राम से जोड़ सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों की समस्या का निराकरण किया जाएगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।